नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी राज्य गुजरात में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जैसे जैसे गुजरात चुनाव की तारीख नजदीक आती चली जा रही है, वैसे वैसे गुजरात का चुनावी समर और ज्यादा भीषण होता हुआ चला जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के दावे कर रही है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके दावों को खोखला बताती हुई अपने लिए दम भर रही है। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने चुनावी राज्य को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। लेकिन आपको बताते चले कि ओवैसी के लिए उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई जब सूरत में वो पहुंचे और वहां पर नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर तीखी टिप्पणी बीजेपी के ऊपर की है, लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें ओवैसी के लिए अपना दम भरना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तरफ उनका चुनावी भाषण और दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में जानिए। गुजरात के चुनाव में जीत की उम्मीदों का आसमान लेकर हाजिर हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। भरोसे से भरे हुए बेहतरीन प्रदर्शन करने के ख्वाब से लबरेज, मगर चुनावी सभा में ही मामला बिगड़ गया। ओवैसी जिंदाबाद की जगह ओवैसी के सामने ही मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। भीजी हुई मुट्ठियों में पतंग वाला झंडा नहीं, विरोध का काला झंडा था और यही पंगा था। किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोलकर अपने विरोधियों पर फिक्रे कसने वाले ओवैसी की बोलती बंद हो गई। या खुदा, कहां से आ गए ये लोग, उनकी सभा में बोलने ही नहीं दे रहे हैं मियां। मुसलमान मतदाताओं का मुकद्दर संवारने के वादों के साथ हाजिर हुए ओवैसी को गुजरात के मुस्लिम मतदाता ही नकार रहे हैं, असर ही नहीं हो रहा। ओवैसी अब कभी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय पर भी डोरे डाल रहे हैं तो कभी गुजरात दंगों के पन्ने भी पलट रहे हैं। अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिए, मुस्तकबिल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने। ओवैसी के लिए मुश्किल ये है कि शाम को जिस मैदान में असदुद्दीन ओवैसी चुनावी सभा करके लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए समझाते हैं, उसी मोहल्ले में सुबह लोग ओवैसी को खारिज करते दिखते हैं। पर हमारा विचारधारा मोहल्ले में तो ऐसा ही है कि कोई मान नहीं रहा है, लग नहीं रहा है कि ओवैसी साहब को इधर वोट दे पाएंगे। नहीं, हम लोग ओवैसी साहब से सहमत नहीं है। नहीं जीत पाएंगे, ऐसा तो लग रहा नहीं है। ओवैसी की सभाओं में मोदी मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं? बीजेपी के स्टार प्रचारक केशव प्रसाद मौर्य कारण कुछ और बताते हैं। मोदी मोदी तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। अगर कोई आप चुनाव प्रचार करना चाहता करे, वो जनता अगर कुछ मोदी मोदी नारा लगा रही है, कोई राहुल राहुल नहीं कह रहा है, वैसी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब भाजपा में है पूरा गुजरात प्रदेश। इस समय पूरा हिंदुस्तान है भाजपा में, लेकिन गुजरात भी पूरी तरह से भाजपा में है। गुजरात में ओवैसी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल मुस्लिमों के सामने कांग्रेस का विकल्प बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में 2017 में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 3 की जीत हुई थी। वैसे गुजरात की 6.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी में मुसलमानों की तादाद करीब 11% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स कम से कम 25 विधानसभा सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी ने 30 चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी मुसलमान वोट के अलावा दलित, आदिवासी और ओबीसी वोट को पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिना हिंदू वोट के किसी सीट पर जीत मुश्किल है, लिहाजा ओवैसी को वोट देना वोट बर्बाद करना है। केजरीवाल भी अपनी जनसभाओं में हुंकार भरते दिखते हैं। मतलब ये
कि जैसे जैसे गुजरात में चुनावी तारीखें पास आएंगी ये समर और भी गहराता जाएगा। सूरत से संजय सिंह राठौर और अहमदाबाद से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। दक्षिण से आए असदुद्दीन ओवैसी जितने भी चुनावी शस्त्र चलाते हैं, उत्तर से आए नेता उसका उत्तर दे जाते हैं। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आणंद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए थे। मैंने वहां पर जाकर उनसे सीधा सवाल पूछा, असदुद्दीन ओवैसी के सूरत में काले झंडे दिखाकर उनके कार्यक्रम को खराब करने पर आखिर क्यों तुले हुए हैं बीजेपी के नेता, जो आरोप ओवैसी की ओर से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा गया है डिप्टी सीएम की ओर से, सुनिए, मैंने खुद उनसे बातचीत की है। गुजरते दिन के साथ गुजरात का जो रण है वो भीषण होता हुआ चला जा रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिग्गजों को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है गुजरात में। किससे डर लग रहा है बीजेपी को? नहीं, किसी से डर नहीं लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अपना ही रिकॉर्ड जो 27 साल पहले उत्तर प्रदेश में बनना शुरू हुआ है उसको 2022 की इस विधानसभा चुनाव में से तोड़ना है। इस बार 150 पार का एक लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और जनता भी कार्यकर्ता 150 तो कभी आई नहीं। पिछली बार तो आप लोगों को 99 सीटें आई थी गुजरात में। सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम इस बार हो रहा है। जितना समर्थन जनता का प्राप्त हुआ है, जितना मैं कल से यहाँ पर आया हुआ हूँ, जो उत्साह, जो भीड़, जो लोगों का विश्वास मैं देख रहा हूँ, उसमें साफ है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। जैसे यूपी से साफ हुए वैसे गुजरात से साफ हो जाए। कांग्रेस आप लोग कर रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी सूरत पहुंचे थे तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखा दिए और मोदी मोदी के नारे लगाए। अब कोई आकर चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकता गुजरात में, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मोदी मोदी तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। अगर कोई चुनाव प्रचार करना चाहता करे, वो जनता अगर कुछ मोदी मोदी नारा लगा रही है, कोई राहुल नहीं कह रहा है, वैसी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब भाजपा में है पूरा गुजरात प्रदेश। इस समय पूरा हिंदुस्तान है भाजपा में, लेकिन गुजरात भी पूरी तरह से भाजपा में है और इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और कमल के इतने फूल खिलेंगे कि कांग्रेसियों को तो कई दिन तक। लेकिन आपके कार्यकर्ता ऐसे क्यों? मान लीजिए जो दिग्गज बड़े बड़े नेता हैं वो आकर प्रचार करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एक पार्टी है, बिहार में कमाल का प्रदर्शन किया था, उसको वो दोहराना चाहते हैं गुजरात में, लेकिन आप लोग उनको प्रचार प्रसार करने से रोक दे रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन पर उनकी ओर से वीडियो जारी किया गया था उनकी पार्टी ने और ये बताया था कि वंदे भारत ट्रेन पर अब पत्थरबाजी तक शुरू हो चुकी है। लग रहा है कि वो अपने से पत्थर फेंकवा लिए होंगे, अपने से कुछ प्रयोजित करके वहां पे काले झंडे एकत्र कर लिए होंगे। ओवैसी कोई चुनौती नहीं है गुजरात के अंदर, ओवैसी का कोई मुकाबला यहाँ पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ सीटों पे कांग्रेस अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त गुजरात। गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन था। दिग्गज कहीं गाजे बाजे के साथ पहुंचे तो कहीं विरोध की आवाजें भी पूरी तरह से मुखर होती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तो जबरदस्त तरीके से हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन इन सब के बीच सभी की नजरें जामनगर सीट पर जा टिकी, जहां पर क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये सीट इतनी क्यों है महत्वपूर्ण और आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट। एक और नामांकन का दौर जारी है तो दूसरी ओर टिकट को लेकर जबरदस्त मारामारी। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता नाराजगी दिखा रहे हैं, तो गांधीनगर में बीजेपी नेता भी अपना विरोध जता रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि जैसे जैसे गुजरात का चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, सूबे का सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। जामनगर उत्तर से रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा ने अपना पर्चा भरा। नामांकन के बाद रिवाबा ने जीत का विश्वास जताया, प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। एक सोशल सेवा का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे इस फील्ड में राजनीति का जो मेरा सफर शुरू होने जा रहा है उसमें डेफिनेटली मुझे ये एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली है। आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त, रविंद्र सिंह जाडेजा, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पे एक मैसेज दिया गया है आपके लिए। जी यस एज ए हस्बैंड, एज ए मेरे कोर जो पिलर है तो डेफिनेटली वो ऑलवेज सपोर्ट मुझे दे रहे हैं।
सूरत मजूरा से गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने नामांकन किया। नामांकन के बाद बीजेपी की जीत का दम भरा। सभी समाजों को किस प्रकार से भड़काया जाए, उनको गलत तरीके से चढ़ाया जाए, ये चुनावी माहौल है और ये लोग चुनावी टूरिज्म पे गुजरात पे है। इस प्रकार का प्रयास 2012 में भी किया, 17 में भी किया। सितंबर महीने से ये लोग गुजरात में इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे प्रवास करते हैं। यही घिसा पिटा मुद्दा हर साल लाते हैं। लेकिन ये गुजरात की जनता है, बहुत समझदार जनता है। दिसंबर के महीना में उनके बिस्तर बांध के वापस उनके गांव भेजने की जिम्मेदारी गुजरात की जनता ने ले ली है। उधर प्रत्याशियों के नामांकन के बीच कांग्रेस प्रदेश में वापसी के लिए जोर लगा रही है। पार्टी नेता गुजरात को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। चुनाव में जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 22nd Rahul Gandhi is going to Gujarat. 22nd for 2 public meetings. आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में पूरी ताकत झोंक रखी है। केजरीवाल फिर से गुजरात दौरे पर हैं। वो अलग अलग शहरों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात में जिताने के लिए दलील दे रहे हैं। वो भी बीजेपी से हटके आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है और कांग्रेस का भी सारा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और 27 साल के कुशासन की वजह से जो लोग तंग आ गए हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो मेरा अपना अनुमान है कि कांग्रेस का वोट शेयर 13% से भी नीचे जाएगा और उनकी मुझे लगता है कि 4 या 5 सीट आएंगी। गुजरात में सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वक्त बीतेगा तो उन दावों की हकीकत भी धीरे धीरे सामने आएगी और इस बीच गुजरात में जीत के लिए हर पार्टी अपना जोर लगाएगी। मिलन शर्मा, गोपी घांघर और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर रॉ के अधिकारी ने 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लोधी कॉलोनी में एक रॉ के अधिकारी ने 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल से कूदकर उन्होंने खुदकुशी कर ली है। लोधी कॉलोनी में रॉ के दफ्तर से ही छलांग लगाई है। पुलिस का कहना है कि डिप्रेशन में थे रॉ के अधिकारी। 10वीं मंजिल से कूदकर उन्होंने खुदकुशी कर ली है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, पुलिस और क्या जानकारी दे रही है इस बाबत? देखिए, ये सुबह का मामला है। सुबह के वक्त ये पुलिस को जानकारी मिली, लोधी पुलिस थाने की टीम को, कि एक शख्स जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास 10वीं मंजिल से कूद गया। जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो ये पता चला रॉ का दफ्तर है। जो अधिकारी हैं उन्होंने 10वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, गिरते ही उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस टीम ने उनको तुरंत उठाकर अस्पताल के इलाज के लिए लेकर गई, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। अभी तक विशेष कोई जानकारी नहीं आई, चूंकि रॉ से जुड़ा मामला है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो अधिकारी थे वो काफी डिप्रेशन में चल रहे थे और शायद इस वजह से उन्होंने एक कदम उठाया। और बहुत आप समझ सकती हैं चित्रा, क्योंकि रॉ से जुड़ा ये मामला है, इस वजह से दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कुछ खुलकर नहीं बता रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि अल सुबह का मामला है। लोधी कॉलोनी में जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहां एक दफ्तर है, वहां पर 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी है अधिकारी ने और सुबह के वक्त ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस बाबत आपसे और ज्यादा जानकारी हम लेते रहेंगे। रॉ के अधिकारी की खुदकुशी का ये बेहद गंभीर मामला सामने आया है। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजनीतिक खबरों का। गुजरात में मेरी मौजूदगी है। जैसे जैसे सरगर्मियां बढ़ेंगी यहाँ पर रण भीषण होता हुआ चला जाएगा। लेकिन लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां पर मैनपुरी के लिए मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है और मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल चुनावी मैदान में है। वहां से उन्होंने नामांकन भरा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी का दावा है कि पुराने तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करेंगे डिंपल यादव, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का अपना गुणागणित है। मैनपुरी का चुनाव किस तरह से दिलचस्प है, इस रिपोर्ट में जानिए।
मैनपुरी, एक ऐसी सीट जहां मुलायम सिंह के विरासत की लड़ाई है, यादव परिवार के गढ़ को बचाने की चुनौती है। एक ऐसी सीट जिसके उपचुनाव को लेकर यूपी की सियासत में जबरदस्त तनातनी है। यही वजह है कि डिम्पल यादव के नामांकन के मौके पर अखिलेश ने बार बार नेताजी का नाम लिया, बार बार पार्टी के सहयोग के लिए मैनपुरी की जनता का आभार प्रकट किया और इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत का ऐलान किया। ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। यहाँ जितने लोग भी हैं, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों, महिलाएं हैं, लगातार नेताजी को आगे बढ़ाने का काम किया और जब कभी भी नेताजी को मौका मिला इस क्षेत्र के विकास को कभी पीछे नहीं छोड़ा, विकास में भी आगे बढ़ाया। यहाँ घर घर नेताजी का परिचय है। कई मौकों पर नेताजी घरों में गए हैं, परिवारों से मिले हैं। तो जहाँ पुरानी पीढ़ी इस बार साथ दे रही, वहीं नई पीढ़ी दोनों मिलकर के ऐतिहासिक मतदान से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। नामांकन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता इस सीट को डिम्पल यादव की जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं और इसकी वजह मुलायम सिंह के प्रति मैनपुरी की जनता का सम्मान बता रहे हैं। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नाक की लड़ाई बन गई है मैनपुरी सीट। इस सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। डिम्पल यादव के नामांकन के बाद अब मैनपुरी की सियासी लड़ाई बढ़ गई है। पहले इस सीट से मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारने की चर्चा थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि बीजेपी किसी शाख के चेहरे को डिम्पल के खिलाफ उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको प्रत्याशी घोषित हम करेंगे, जैसे केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी देगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। नहीं, कोई घेर नहीं पाए। जो घेरने की कोशिश करेगा वो फिसल जाएगा, हाथ पैर और टूट जाएंगे। कोई नहीं पाएगा। मैनपुरी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में जीत का विश्वास है, साथ ही सहानुभूति की भी आस है। वहीं बीजेपी मुलायम सिंह का दौर बदलने की बात कह रही है। इस बीच शिवपाल यादव को लेकर परिवार में टूट की भी चर्चा चल रही है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। इस सीट का नतीजा ये भी दिखाएगा कि मुलायम सिंह यादव के बाद के दौर में मैनपुरी का सियासी मिजाज क्या है। मैनपुरी में अब अखिलेश यादव का कितना दबदबा है। मैनपुरी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। सियासत की पहली पाठशाला में वैसे डिम्पल यादव फेल हो गई थी। जब अखिलेश यादव की सीट पर चुनावी मैदान में 2009 में उनको उतारा गया था और सीधे राज बब्बर से उनकी टक्कर थी तो उनको जीत नसीब नहीं हुई थी। लेकिन मैनपुरी की परिस्थिति बदली हुई है और यहाँ पर लोगों के दिल में वो कसक भी बाकी है। इसी वजह से बीजेपी का उम्मीदवार अब डिम्पल यादव के सामने किस तरह की बड़ी चुनौती पेश कर पाएगा, ये देखना रहेगा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण।